नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, सोशियोलॉजी में हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था सोसाइटी, यानी समाज। समाज क्या होता है इसके बारे में हमने देख लिया था। अलग अलग विद्वान ने समाज की क्या परिभाषाएं दी है, समाज की क्या विशेषताएं होती है उन, और साथ ही में जो समाज का वर्गीकरण किया अलग अलग विद्वानों ने, वो देख लिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो वर्गीकरण आता है वो कार्ल मार्क्स का आता है। मुख्य रूप से 5 प्रकार बताए थे, छठा की और बात करता है वो, बाकी मेन तो वो ही बताए थे। उसके बाद में इस समाज में ही हमें ये जो ट्राइबल सोसाइटी है, आज जनजाति जो समाज होता है उसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है। तो आज पॉइंट डाल लीजिए आप, समाज में ही है ये, ध्यान रखना। टॉपिक तो कौन सा चल रहा है अपना? समाज चल रहा है, उसी का ही सब टॉपिक है जनजातीय समाज। जनजातीय समाज, इंग्लिश में लिख सकते हो आप इसको, ट्राइबल सोसाइटी। लिखिएगा, जनजातीय समाज को ही आदिम समाज, कौन सा समाज? आदिम समाज, कौमा आदिवासी समाज, कौमा वनवासी, वनवासी समाज तथा अनुसूचित जनजाति समाज भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये सारे नाम एक के ही हैं। चाहे आप ट्राइबल सोसाइटी बोलो, चाहे जनजातीय समाज बोलो, चाहे अनुसूचित जनजाति समाज बोलो, आदिम समाज बोलो, आदिवासी समाज बोलो, वनवासी समाज बोलो, बात एक ही। इस सारे नाम इसी के मिलते हैं। और एक समाज शास्त्र का जनक आपको पता है किसको कहते हैं? अगस्त कॉम्टे को कहते हैं। और भारत में समाज शास्त्र का जनक किसको माना जाता है? भारतीय समाज शास्त्र का जनक जीएस घुरिये को माना जाता है। विद्यार्थी को माना जाता है जीएस घुरिये को माना जाता है। तो जीएस घुरिये इस ट्राइबल सोसाइटी के बारे में क्या कहते हैं कि पिछड़े हिंदू है। क्या बोलता है कि पिछड़े हुए हिंदू समाज, ध्यान रखना, नोट डालो। जीएस घुरिये ने, जीएस घुरिये ने इन्हें पिछड़े हिंदू बताया है। यानी कि आदिवासी समाज को इन्होंने नाम क्या दिया विद्यार्थियों? पिछड़े हिंदू। लिख लिया? लिखो, बेरियर एल्विन ने, बेरियर एल्विन ने इन्हें आदिम जाति के नाम से पुकारा है। इस समाज को क्या नाम दिया? आदिम जाति के नाम से पुकारा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारत में द्रविड़ या द्रविड़ों के आने से पहले भी लोग निवास करते थे। हालांकि जो द्रविड़ समाज है विद्यार्थियों, उसको काफी प्राचीन समाज माना जाता है भारत का। दक्षिण भारत में द्रविड़ समाज पाया जाता है मुख्य रूप से, तो उसको सबसे पुराना माना जाता है। लेकिन कुछ समाजशास्त्री है, उन्होंने रिसर्च किया तो उनको ऐसा पता लगा कि द्रविड़ों से भी पहले भारत में कुछ जनजातियां रहती थी विद्यार्थियों। इसलिए उन्होंने नाम क्या दे दिया इसको? आदिम जाति नाम दिया। किसने? वेरियर एल्विन ने नाम दिया। और जीएस घुरिये ने इस समाज को क्या नाम दिया है? पिछड़े हिंदू नाम दिया है। ये पूछते हैं कई बार, आदिवासी समाज को या जो जनजाति समाज है उसको जीएस घुरिये ने क्या, किस नाम से पुकारा? पिछड़े हिंदू। या पिछड़े हिंदू किसने कहा, तो उसका नाम पूछ लेते हैं। और इसको आदिम जाति किसने कहा? बेरियर एल्विन ने कहा।
और कौन सी जाति से भी पुराना बताया इनको? द्रविड़ों के आने से भी पुरानी जाति बताइए इसको, देख लिया। अब जनजाति क्या होती है? देखो विद्यार्थियों, कितना अच्छा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। जिस समाज में आप रहते हैं, जिस संस्था में आप रहते हैं, जिस समुदाय में आप रहते हैं, जिस वर्ग में, जिस वर्ण में, जिस जाति में, जिस गोत्र में आप रहते हैं या है उससे रिलेटेड, उसके बारे में जानकारी हासिल करने का आपको सुअवसर मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बताओ? तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। कम से कम अपने समाज के बारे में तो हम जाने कि हम कौन से कल्चर में रहते हैं, हमारी क्या संस्कृति है, हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या आश्रम है, हमारे क्या संस्कार है, वो सब इसमें पढ़ना होता है। जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम के हिसाब से पढ़ो, जीवन जीने के लिए भी ये सारी चीजें सीखना जरूरी है। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक नॉलेज वाला व्यक्ति, अगर उसको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलती है तो भी वो जीवन में सफल ही मान लीजिए आप, अगर, क्योंकि वो कहीं पर भी सेट हो सकता है। हमारे क्या ज्यादातर शिक्षा जो देते हैं, हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, नौकरी लगना। हाँ, नौकरी लगना प्रथम वरीयता उसको देंगे हम, लेकिन सेकंड हमारा जीवन, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, उसको भी आप करना है अपने को। क्या लिखा आपने? जनजातीय समाज है ना विद्यार्थी, इसकी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। तो कई बार क्या होता है, एक तरफ विद्वान का नाम दे देते हैं, एक तरफ उसकी डेफिनेशन दे देते हैं कि ये डेफिनेशन किसकी है, ये सुमेलित करो, या सुमेलित नहीं है। तो अगला पॉइंट आएगा अपना, जनजातीय समाज की परिभाषा। जनजातीय समाज की परिभाषा। लिखो, जनजाति की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है ना? जनजाति की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है। यह विद्वानों से मतलब समाजशास्त्री है ना। एक विद्वान हुए विद्यार्थियों जिसका नाम है गिलिन एम गिलिन। क्या नाम है? गिलिन एम गिलिन। क्या परिभाषा देते हैं वो लिख लीजिए। अगला लिखो, गिलिन एवं गिलिन के अनुसार। किसके अनुसार? गिलिन एवं गिलिन के अनुसार। अब कम से कम, चलो हमें इसकी परिभाषा याद ना हो कोई बात नहीं, लेकिन कभी ऐसा नाम आएगा सामने कि गिलिन एम गिलिन, तो भाई ये कोई सोशोलॉजिस्ट है, समाजशास्त्री है, विद्वान है। पता रहेगा कि नहीं रहेगा इसका? क्या जैसे आपने आज से पहले जैसे सोशियोलॉजी शब्द नहीं मतलब सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, तो क्या आपको पता था कि अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहते हैं, जीएस घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहते हैं? नहीं पता था ना, आज पता चला ना। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनसे ज्यादा तो नॉलेज है ना आपको। एक अपने आप को कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा आपको कि मुझे इस सब्जेक्ट की भी नॉलेज है। तो गिलिन एम गिलिन क्या परिभाषा देते हैं, लिखिएगा। स्थानीय आदि समूह, स्थानीय आदि समूह, आदि समूह उसको कहते हैं जो काफी पुराने समूह है। स्थानीय आदि समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, इसमें रहता हो, एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, कॉमा, एक सामान्य भाषा बोलता हो, एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण मतलब कॉपी, अनुसरण करता हो, उसे जनजाति कहते हैं। तो जनजाति की परिभाषा विद्यार्थियों, गिलिन एम गिलिन ने क्या दी, वापस बोलिएगा एक बार आप, कि ऐसा कोई आदि समूह, आदि समूह मतलब ऐसा कोई ग्रुप है, व्यक्तियों का समूह है जो काफी समय से रह रहा है उस क्षेत्र में। आगे बोलो। स्थानीय आदि समूह के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता है, सामान्य भाषा बोलता है, एक सामान्य कल्चर की कॉपी करता है, सामान्य कल्चर को अपनाता है विद्यार्थियों, तो उसको क्या कहा इन्होंने?
एक जनजाति का। समझ गए? ये गिलिन एम गिलिन की परिभाषा। अब एग्जामिनर कैसे पूछेगा मैं फिर बता रहा हूं आपको। परिभाषा देकर 4 विद्वानों के नाम दे देगा, या ऊपर विद्वान का नाम लिख देगा, गिलिन एम गिलिन की परिभाषा है, और 4 नीचे परिभाषाएं दे देगा आपको। तो अगर आपको ये पढ़ी हुई है 1-2 बार, तो आराम से आप 4 विकल्प देख के आराम से इसको कर दोगे। और कभी मेंस में लिखने की आपको जरूरत पड़े कि जनजाति समाज से क्या तात्पर्य है, 20 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पता है कम से कम 400 शब्दों में तो उसको लिखना ही पड़ेगा। 400 शब्दों में क्या लिखोगे फिर आप? एक सामान्य बात लिखोगे, फलाना विद्वान के अनुसार ये परिभाषा है। परिभाषा लिखोगे तो उसमें आप लिख दोगे फलाना विद्वान ने जनजाति की परिभाषा ये दी है। आप अपनी तरफ से क्यों जनजाति की परिभाषा बता रहे हो? आप तो विद्वान का नाम डालो ना। फिर एग्जामिनर सोचेगा यार इसको नॉलेज है। जब तो अब जिसको नॉलेज नहीं, मेरे जैसे को नॉलेज नहीं, कहां से लिखूंगा मैं गिलिन एम गिलिन का नाम? और माना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के चक्कर में गिलिन एम गिलिन की जगह पे अगस्त कोम्टे लिख दूं, अगस्त कोम्टे ने ये कहा है, और बल्कि जो आपकी कॉपी जांच रहा है वो भी तो इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, तो उसको कैसे पागल बना सकते हो आप? नहीं बना सकते हो ना। उसको इस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज है, तो उसको तो पता है परिभाषा किसकी है। और चलो उसको उस समय याद भी नहीं, लेकिन कम से कम कॉपी चेक करेगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उनको तो पढ़ के आएगा, वो आएगा ना। तो आप अगर गलत लिखोगे तो नंबर नहीं देगा आपको फिर। और जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं, उनका तो सटीक आंसर आएगा तो ही राइट होगा, नहीं तो फिर गलत होगा, नेगेटिव में जाओगे आप। आरएस मेंस वाले नेगेटिव में तो नहीं जाएंगे, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। बात तो बराबर होगी ना। लिखो। अगले एक और विद्वान विद्यार्थी जिनका नाम है डॉक्टर डी एन मजूमदार। तो डॉक्टर डी एन मजूमदार इसकी क्या परिभाषा देते हैं वो लिख लो आप। डॉक्टर डी एन मजूमदार। देखिएगा, एक जनजाति, परिभाषा क्या देते हैं वो लिखो ना। एक जनजाति परिवार ऑब्लिक परिवारों का, एक जनजाति परिवार ऑब्लिक परिवारों का या परिवारों के समूहों का संकलन होता है। समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है। संकलन होता है कौमा, जिसका एक सामान्य नाम होता है, कौमा, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, कौमा, समान भाषा बोलते हैं। एक जनजाति के तो समान ही बोलेंगे, समान भाषा बोलते हैं, और विवाह, कौमा, व्यवसाय। यहाँ व्यवसाय का मतलब पैसा होता है विद्यार्थियों। पैसा मतलब ये रुपए वाला पैसा नहीं है। कोई व्यवसाय करता है ना, आपका क्या पैसा है। पैसा का मतलब आप क्या काम करते हैं। व्यवसाय का मतलब क्या है, यहाँ पे आप जो काम करते हैं वो, ब्रेक में पैसा लिख लेना, ये वाला। हल्का वाला थोड़ी आएगा, ये वाला आएगा पैसा। व्यवसाय ब्रेक में पैसा पब्लिक उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं। जैसे किसी कार्य को करने के लिए मना किया ना, तो उस काम को वो सारे नहीं करेंगे फिर। इसमें लिखा है ना, उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं, और पारस्परिक कर्तव्य, एक दूसरे, पारस्परिक का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के कर्तव्य, पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। अब बताओ, दोनों परिभाषा किसकी है? जनजाति की परिभाषा है, लेकिन दोनों विद्वानों ने अलग अलग टाइप की परिभाषा दी कि नहीं दी? ऐसा अंतर होता है इनमें थोड़ा थोड़ा। तो दोनों विद्वानों के अनुसार परिभाषा लिख लिया आपने। गिलेन एम गिलिन के अनुसार
जनजाति की क्या परिभाषा वो लिख ली, और डीएन मजूमदार के अनुसार क्या परिभाषा वो भी लिख ली। अब लिखो इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार, इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार, और ये इंपॉर्टेंट है, इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार जनजाति की परिभाषा ना, हम परिभाषा ही तो लिख रहे हैं जनजाति की। लिखिएगा, एक जनजाति परिवारों का, एक जनजाति परिवारों का एक संकलन है। जनजाति क्या है विद्यार्थियों? परिवारों का संकलन है। एक जनजाति परिवारों का एक संकलन है, एक संकलन है कौमा, जिसका नाम होता है, जिसका नाम होता है कौमा, जो एक बोली बोलते हैं, क्या करते हैं? एक बोली बोलते हैं, यानी भाषा समान रहती, कौमा, एक सामान्य भूभाग पर अधिकार रखते हैं। कहते नहीं जंगल तो हमारा पूरा है ना, एक सामान्य भूभाग पर अपना अधिकार रखते हैं, जो कि प्राय अंतर विवाह नहीं करते हैं, अंतर विवाह नहीं करते हैं। ठीक है, ये तीनों के अनुसार इसकी परिभाषा मैंने आपको लिखा दी। किसके अनुसार? गिलिन एम गिलिन के अनुसार, डॉक्टर डीएन मजूमदार के अनुसार, और इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार। लेकिन सर फाइनली एक डेफिनेशन तो बताओ, ताकि हम किसी को बता तो सकें कि जनजाति की डेफिनेशन होती क्या है। अब उपर्युक्त जो परिभाषाएं दी है, इनके आधार पर एक परिभाषा डिसाइड कर सकते हैं हम, जो सामान्य परिभाषा हो सकती है वो लिखिएगा, नोट। ये तीनों की परिभाषाएं होगी है ना, नोट डालिएगा। अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि एक जनजाति, एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय, एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है, मानव समूह होता है, मानव समूह होता है, जिसकी एक सामान्य संस्कृति, जिसकी एक सामान्य संस्कृति, कौमा, भाषा, भाषा भी कैसी होती है उनकी? एक ही होती है ना भाषा, कौमा, राजनीति संगठन, राजनीति संगठन, कौमा, व्यवसाय होता है। लिख लिया विद्यार्थियों? होता है, तथा जो सामान्यतः अंतर विभाग के नियमों का पालन करते हैं, उन्हें जनजाति कहते हैं। समझ जाओगे? अपनी उसमें नहीं करते, गोत्र में नहीं करते सेम। जैसे माना कि आप इस परिवार के, तो परिवार परिवार के नहीं करते, दूसरों में तो करते हैं। लिख लिया? लिखो, भारतीय जनजाति को, हाँ अलग से, भारतीय जनजाति को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर
भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 3 भाषाई क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्वी क्षेत्र। भारत का कौन सा क्षेत्र? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न एरिया। दूसरा लिख सकते हो आप मध्य क्षेत्र, और तीसरा लिख सकते हो आप दक्षिण क्षेत्र। इनको भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है विद्यार्थियों। 3 भाग कौन सा? पहला कौन सा है? उत्तर, उत्तर पूर्वी और पूर्वी, ये तो पहला हुआ है। दूसरा मध्य और तीसरा दक्षिण क्षेत्र। देख लिया? हेडिंग डालो, एक एक को पढ़ा देते। उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्वी क्षेत्र। अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं विद्यार्थियों, तो आपने देखा होगा ये इंडिया का नॉर्थन पार्ट है, और ये वाला कौन सा है? उत्तर पूर्व। और ये वाला कौन सा है? पूर्व वाला। और ये वाला कौन सा है? मध्य वाला। और ये नीचे वाला कौन सा आ जाएगा? दक्षिण भाग आ जाएगा। तीन तीन भागों में तो बांटा ना आपने इसको। तो पहला पॉइंट लिखा आपने नॉर्थ, दूसरा नॉर्थ ईस्ट, और ये पार्ट लिखा आपने। ये एक पार्ट हुआ आपका, यही हुआ ना? लिखिएगा, इस क्षेत्र में अधिकांश जनजातियां अब मुझे बताओ इस वाले क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो इंडिया के टच में कौन सा क्षेत्र है? तिब्बत, चाइना वाला हिस्सा है कि नहीं? और चाइना का भी कौन सा? तिब्बत वाला। तो तिब्बत की जनजातियों का इधर असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस या नो? और इधर पूर्व की तरफ म्यांमार, म्यांमार को पहले वर्मा कहते थे। क्या कहते थे? वर्मा कहते थे। तो क्या पूर्व की जनजातियों में म्यांमार की जनजातियों का असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना विद्यार्थियों? दिखेगा। क्या लिखा आपने? इस क्षेत्र में अधिकांश जनजातियां चीनी तिब्बती, कौन सी विद्यार्थियों? चीनी तिब्बती और तिब्बती वर्मा, वर्मी, वर्मा म्यांमार को बोल रहे हैं ना, तिब्बती वर्मी प्रकार की भाषाएं बोलती है। क्या मैंने गलत तो नहीं लिखा ये लाइन? अगर आप इस मैप को थोड़ा सा समझते हैं तो मैंने कहा कि इन क्षेत्र में जो जनजातियां पाई जाती है उनमें जो भाषा में असर दिखता है वो इनका असर दिखेगा। चाइना वाली जो तिब्बत वाली उसका, और वर्मा वाली जो जनजातियां है उनका दिखेगा विद्यार्थी। दिखेगा ना? तो आपने लिखा होगा इस क्षेत्र में अधिकांश जनजातियां चीनी तिब्बती और तिब्बती वर्मी प्रकार की भाषाएं बोलती है। लिखिएगा, कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, इस वाले में कुछ उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट का बीच का पार्टी तो आएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ऑस्ट्रिया प्रकार की, ऑस्ट्रिया प्रकार की मोनकमेर, मोनकमेर भाषा, मोनकमेर भाषाओं की मिश्रित भाषा भी बोली जाती है। अब विद्यार्थी हम जोग्राफी तो पढ़ नहीं रहे जो पूरा जनजातियों के बारे में पढ़ा है। हम तो क्या पढ़ रहे हैं? समाज। टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं हम? समाज शास्त्र। और समाज शास्त्र में भी समाज के बारे में पढ़ रहे हैं हम आज। अब देखिएगा, ये आपको पता है कौन सा क्षेत्र है? नागालैंड। उधर वाला जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो तो म्यांमार का आ जाएगा।
लेकिन इधर वाला कौन सा है? नागालैंड। ध्यान रखना, ऊपर आएगा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक है, और उसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है ये नागालैंड का है। ठीक है ना? तो नागालैंड में नागा रहते हैं। कौन सी जनजाति पाई जाती है वहां पे? नागा जनजाति पाई जाती है विद्यार्थियों। वो 16 प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, लिखिएगा। नागाओं में नागा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? नागालैंड। और नागालैंड विद्यार्थियों पूर्वी क्षेत्र में आएगा कि नहीं आएगा? भारत के पूर्वी क्षेत्र। और आपने जो पहला पॉइंट लिखा उसमें यही लिखा है, उत्तरी कौमा उत्तर पूर्व कौमा पूर्वी क्षेत्र, ये लिखा ना। तो पूर्वी क्षेत्र में नागालैंड है, नागालैंड में नागा जनजाति पाई जाती है और वो 16 प्रकार की भाषाएं बोलती है। लिखिएगा, नागाओं में 16 प्रकार की भाषा बोली जाती है। अब आपने देखा होगा विद्यार्थियों, अब दूसरा पार्ट कौन सा लिखा था आपने? है मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र का मतलब है एमपी वाला, झारखंड वाला, छत्तीसगढ़, इधर भी तो बहुत सारी जनजातियां रहती है। रहती कि नहीं रहती? तो लिखो इसके बारे में, दूसरा पॉइंट लिखो, मध्य क्षेत्र। दूसरा कौन सा आएगा? मध्य क्षेत्र। लिखो, इस क्षेत्र की जनजातियों में मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एक देश भी है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या देश है तो बताओ? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है, यूरोप में है। क्या लिखा है, एक मिनट बोलना। इस क्षेत्र की जनजाति मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया भाषा बोली जाती है। नोट, इस क्षेत्र की भाई मुख्यतः तो कौन सी भाषा बोली जाती है विद्यार्थियों? ऑस्ट्रिया। कौन सी बोली जाती? ऑस्ट्रेलिया बोली जाती। किसमें? मध्य क्षेत्र में। लेकिन दूसरी भाषाएं भी बोली जाती है यहाँ पे, द्रविड़ लैंग्वेज भी बोली जाती है। क्या लिखा है नोट में? नोट, इस क्षेत्र की उरांव जनजाति का नाम लिखा रहा हूँ। क्या नाम है जनजाति का? उरांव, कोमा कोलाम, कोमा खोड और गोंड। गोंड भी एक जनजाति होती है। गोंड, खोड, गोंड। उरांव लिख ली पहले तो, फिर कोलाम लिखी, फिर खोड लिखी, फिर गोंड लिखी। इत्यादि जनजातियों में द्रविड़ भाषा भी बोली जाती है। हालांकि ये जो मध्य क्षेत्र है विद्यार्थी, इसमें मुख्य भाषा तो कौन सी है? ऑस्ट्रिया। कौन सी भाषा है? ऑस्ट्रिया भाषा बोली जाती है। लेकिन कुछ जनजाति अपवाद स्वरूप उसमें द्रविड़ भाषा भी बोली जाती है। और कौन कौन जनजातियों में बोली जाती है द्रविड़ भाषा? आगे बात समझ में यहाँ तक? अब तीसरा जो क्षेत्र है वो कौन सा है? दक्षिण भारत क्षेत्र। तो तीसरा लिखो, दक्षिण भारत क्षेत्र है। उरांव लिखाया पहले तो, फिर दूसरा कोलाम लिखाया, और तीसरी खोड़ लिखाया, और चौथी गोंड लिखाया, और इनमें द्रविड़ भाषा बोली जाती है वो लिखाया था। अब वो जो तीसरा बिंदु आ रहा अपना क्षेत्र में जो विभाजित किया है, इसको तीन क्षेत्रों में विभाजन किया ना, उसमें तीसरा कौन सा? दक्षिण भारत का क्षेत्र। तीसरा लिखो, दक्षिण भारत का क्षेत्र। और इसमें लिखो, इस क्षेत्र की जनजातियों में, इस क्षेत्र की जनजातियों में द्रविड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कुर्गी, कन्नड़ इत्यादि भाषाएं बोली जाती है। तो दक्षिण भारत में जो जनजातियां पाई जाती है उसमें कौन सी लैंग्वेज बोलती है? वो द्रविड़ बोलती है, तमिल बोलती है, तेलुगु बोलती है, मलयालम बोलती है, कुर्गी बोलती है, और कन्नड़। कर्नाटक के आसपास कौन सी बोलेगी? कन्नड़ बोलेगी विद्यार्थियों। तमिलनाडु के आसपास तमिल, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आसपास तेलुगु। जब तो तेलंगाना बना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ ना तेलंगाना, तो तेलुगु भाषा बोलने वालों का तो बनाया। ठीक है, कुल मिला के आपको इतना आइडिया बैठ गया विद्यार्थियों। तो दक्षिण भारत की जो जनजातियां हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलेगी?
और मध्य भारत की कौन सी बोलेगी, और उत्तर भारत, उत्तर पूर्वी और पूर्वी भारत की कौन सी बोलेगी? तो उत्तर और उत्तर पूर्व में तो कौन सी बोलेगी विद्यार्थियों? चीन तिब्बती। ठीक है, और इधर वाली कौन सी बोलेगी? वर्मी वाली बोलेगी। और इस वाले में अगर यू मिक्स वाले में चलेगी इधर से, तो वर्मी तिब्बती हो जाएगा ना। तो अगर इधर कोई जनजाति पाई जाती है विद्यार्थियों, यहाँ पर कोई जनजाति पाई जाती है, इधर कोई जनजाति पाई जाती है, अब नागा जनजाति को आप तमिल बुलाना चाहो तो वो पॉसिबल थोड़ी है, नहीं बोलेगी वो। समझ गया? तो जब हम समाज पढ़ रहे हैं, समाज में एक समाज और लिख लिया हमने, आदिवासी समाज, या उसको हम जनजाति समाज भी कहते हैं। जनजाति समाज अपनी तरफ से क्या हो गया विद्यार्थियों? कंप्लीट हो गया। एक समाज और आता है, उस समाज का नाम भी लिख लो आप। अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे ना, जीएस घुरिये, ये जीएस घुरिये लिखा हुआ ना, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। और ये है अगस्त कॉम्टे। ये कौन है? अगस्त कॉम्टे। इन्हें कहा जाता है समाज शास्त्र का जनक। कहाँ गए? अरे लिख लाया। चलो, अगला समाज का नाम लिखो आप, कृषक समाज। फार्मर होता ना, फार्मर सोसाइटी, कृषक, कृषक समाज। लिखिएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने अब बताओ मुझे, ये जो कृषक समाज पाया जाएगा, इस शहर में पाया जाएगा, ग्रामीण समाज में पाया जाएगा? लिखो, रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समाज की आंतरिक एवं बाह्यम, आंतरिक या बाह्य, भारी लिख सकते हो आप, है ना, बाह्यम का मतलब क्या है? बाहरी। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समाज की आंतरिक एवं बाहरी बाहरी संरचना को कृषक समाज की अवधारणा से समझाने का प्रयत्न किया है। मतलब कहने का मतलब ये, कृषक समाज किसका हिस्सा है? ग्रामीण समाज का हिस्सा है कि नहीं? माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। देख लिया? देखो, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को एक अवशिष्ट श्रेणी में रखा है। इसमें रखा विद्यार्थियों, अवशिष्ट। वही वाली बात है, आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, 3 प्रकार की सूचियां मुख्य रूप से। कौन कौन सी? संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, और समवर्ती सूची। उनके अलावा जो बच गया उसको किस में? अवशिष्ट सूची में रखते हैं ना। तो ऐसा ही इसमें इसको कृषक समाज को किस में रखा विद्यार्थियों? अवशिष्ट श्रेणी में काउंट किया है इसने। अब आपने अनुसूचित तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, समाज शास्त्र में काम आई कि नहीं आई वो शब्दावली समझने के लिए? तो हर शब्दावली, हर टॉपिक, हर विषय दूसरे समाज में आप, दूसरे विषय में आपकी मदद करता है वो। समझ गए होंगे? अब ये क्या दिखाई दे रहा है सर, ये क्या मामला है इधर? तो रॉबर्ट रेडफील्ड की पुस्तक है ये, जिसका नाम क्या है? पीसेंट सोसाइटी एंड कल्चर। लिखो पुस्तक का नाम। ये अब आपके एग्जाम में सवाल क्या बनेगा? ऐसी पुस्तक का नाम दे देंगे कि पीसेंट सोसाइटी एंड कल्चर किसकी पुस्तक है, और उसमें एक नाम मिलेगा आपको, रॉबर्ट रेडफील्ड नाम मिलेगा, गिलिन एम गिलिन मिलेगा, डीएन मजूमदार मिलेगा, अगस्त कोम्टे नाम मिल जाएगा, इमाइल दुर्खिम नाम मिल जाएगा। अगर पढ़ी हुई है, समझी हुई है, तो आराम से बता दोगे। लिख लो, इनकी पुस्तक का नाम लिख लो।
लिख लिया पुस्तक का नाम? क्या लिखा है? पीसेंट सोसाइटी एंड कल्चर। ओके। अब विद्यार्थियों, रेडफील्ड कर्षक समाज के बारे में क्या कहते हैं वो लिख लें आप। परिभाषा लिख सकते हो आप इनके अनुसार। परिभाषा लिखो इस समाज की, कर्षक समाज की परिभाषा। देखो रेडफील्ड के अनुसार, मतलब रेडफील्ड कर्षक समाज के बारे में क्या कहते हैं? रेडफील्ड के अनुसार कृषक समाज वे ग्रामीण लोग हैं। कृषक समाज क्या है? वे ग्रामीण लोग हैं जो जीवन निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर, अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। अपनी भूमि पर क्या करते हैं विद्यार्थियों? नियंत्रण बनाए रखते हैं, कौमा, उसे जोतते हैं तथा कृषि करते हैं। जिनके जीवन का या ऐसे लिख सकते हो, कृषि जिनके जीवन का परंपरागत भाग है। कृषि उनका क्या है विद्यार्थियों? अब किसान ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसान बने। किसान क्या चाहता है? मेरा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी लगे, शहर में जाए, चाहता ना? किसान यही चाहता है। तथा कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग ऑब्लिक नगरीय लोगों की ओर देखता है। किसान ये सोचता है शहर में रहते हैं आराम से, क्या दिक्कत है? देखो दिक्कत दोनों की है, शहर में रहते हैं उनके भी दिक्कत है, किसान की भी दिक्कत। कितनी मेहनत करता है बेचारा किसान, और कई बार तो फसल भी हाथ नहीं लगती उसके, पूरी मेहनत करने के बाद में भी। और शहर में लोग बाग बिजनेस करते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं, कई बार लॉस में चल जाता है मामला, तो वो भी दुखी, वो भी दुखी। लेकिन ज्यादा दुखी किसान है अगर दोनों में तुलना करें। शहर के बजाय दुखी जो मतलब परेशान कहाँ पर है लोग? गाँव में ज्यादा है। लिख लिया आपने? क्या लिखा है? शहर नगरों की ओर देखता है और उनसे प्रभावित होता है। ये बताया इसने, किसने? रॉबर्ट रेडफील्ड ने, कर्षक समाज के बारे में। चलो अब एक काम करते हैं, कर्षक समाज की विशेषताएं लिखते हैं। हेडिंग डालो, कृषक समाज की विशेषताएं। कृषक समाज की विशेषताएं। अब इस समाज की विशेषताएं अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताई है, तो लिखिएगा, कृषक समाज की विशेषताएं अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताई है, ये बताते हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं। पहला पॉइंट या पहला बिंदु बना लो ऐसे, डीएन धनागरे के अनुसार। किसके? डीएन धनागरे और एक और विद्यार्थियों बिताई, क्या नाम है, बिताई के अनुसार। किसके अनुसार विशेषता लिखा रहा हूं मैं आपको? डीएन धनागरे एवं बिताई के अनुसार विशेषताएं। देख लिया? अब इनका कहने का मतलब यह है कि ये जो किसान होते हैं इनका अपनी भूमि से गहरा लगाव होता है। पहला पॉइंट लिखो, क्या विशेषता बताते हैं? इनका
भूमि से गहरा लगाव होता है, गहरा लगाव होता है। समाज में किसान की स्थिति कैसी होती है, निम्न या उच्च? निम्न होती है विद्यार्थियों। लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, समाज में इनकी निम्न स्थिति होती है, समाज में निम्न स्थिति की बात करते हैं धनाग्रे साहब, है ना। तीसरी विशेषता लिखो, जैसे शहरों में लेबर होते हैं, लेबर लेबर पार्टी जानते हो ना आप, लेबर पार्टी से मतलब मजदूर, तो इनकी तुलना श्रमिकों के समान की जाती है। लिखिएगा, श्रमिकों के समकक्ष मान्यता, श्रमिकों के समकक्ष मान्यता। विद्यार्थियों आपने देखा होगा, आपकी जो, हालांकि एक टॉपिक पढ़ेंगे हम जिसको नाम देते हैं परिस्थिति, क्या नाम देते हैं, स्टेटस। अगर आपका जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जिसमें बहुत पैसा है, या कोई बड़ा राजनेता घर पे आप पैदा हुए, तो आपका सम्मान तो लोग वैसे करेंगे। और एक ऐसा व्यक्ति बेचारा गरीब घर में जन्म ले लिया उसने, फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो जब गरीब घर में जन्म ले लिया तो फिर उसको लोग उसी लेवल पे देखते हैं। एक कई बार स्थिति का पता विद्यार्थी उसकी जाति को लेकर भी लगता है। माना कि एक ने उच्च जाति में अच्छे कुल में जन्म ले लिया तो लोग बाग उसका उसी तरीके से सम्मान करते हैं। एक अगर उसने निम्न कुल में जन्म ले लिया तो उसी प्रकार उसकी परिस्थिति निर्धारित हो जाती है। होती कि नहीं होती? तो आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी परिस्थिति होती है, कौन सी अर्जित होती है, कौन सी अपना आप मिल जाती है, स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो श्रमिकों के समकक्ष मान्यता लिख लिया आपने। मतलब तीन विशेषताएं किसने बताई है? डीएन धनागरे और अगला लिखो विद्यार्थियों, टी सेनिन के अनुसार, टी सेनिन के अनुसार विशेषताएं, इसके अनुसार विशेषताएं। तो विद्यार्थियों डीएन धनागरे ने तो इसकी तीन विशेषताएं बताई मुख्य रूप से, बताई नहीं बताई? और इन्होंने चार विशेषताएं बताई है। हालांकि इतना कोई नहीं पूछता कितनी विशेषता बताई, चार तीन जो भी, वो संख्या वहां पूछी जाती है विद्यार्थियों जहां पर भेद होते हैं, प्रकार, संख्या वहां पूछते हैं। इस विशेषता में पूछेंगे कितने प्रकार की विशेषता बताइए, ये नहीं पूछते। लेकिन आपको चार विशेषताएं मैं लिखा देता हूं। चार विशेषताओं में पहली विशेषता लिखो आप, पारिवारिक श्रम। सारे घर वाले क्या करते हैं, खेती करते हैं कि नहीं करते? कई परिवार तो ऐसे होते हैं कि उसमें एक बंदा कोई नौकरी लग गया बाहर, बाहर से जैसे ही घर पे आएगा वापस काम करने लग जाएगा। मास्टर की हालत यही है, नजदीक पोस्टिंग होती है, दिन में स्कूल चल जाते हैं 10 से 4, और सुबह खेतों में काम करते हैं, शाम को खेतों में काम करते हैं कि नहीं करते? ये सारे लोग, चाहे उन इतना लोगों की जरूरत ही नहीं है, फिर भी सारे लोग एक ही खेत में लगे हुए हैं काम करने के लिए। अगर आगे हम एक शब्द पढ़ेंगे विद्यार्थियों, बेरोजगारी। क्या पढ़ेंगे? बेरोजगारी। तो कई प्रकार की बेरोजगारी होती है। तो उसमें क्या होता है कि एक खेत है, अब उस खेत में अगर 3 जने काम करें तो भी उतनी ही पैदा होगी, और उसमें अगर 15 जने काम करेंगे तो भी उतने ही पैदा होंगे। लेकिन वो 12 जने तो फालतू ही मतलब काम कर रहे हैं ना उसमें। तो कई प्रकार की ऐसी प्रच्छन्न बेरोजगारी वगैरह अलग अलग नाम होता है उनका। दूसरा लिखो, जीवन पद्धति के रूप में कृषि। जीवन पद्धति के रूप में कृषि। एक परंपरागत संस्कृति का अनुसरण करते हैं, परंपरागत संस्कृति। और किसानों की विद्यार्थी स्थिति वैसे कमजोर होती है, तो कमजोर स्थिति। अब बताऊं यहां से सवाल कैसा आता है, बताऊं? कृषक समाज की डीएन धनागरे
के अनुसार विशेषता है। अब 3 तो इसकी विशेषता दे देंगे ये, और 1 उसकी दे देंगे। अगर पता है तो राइट कर दोगे, नहीं तो क्वेश्चन ही पता नहीं कहाँ से आया। सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। अब आर एस मेंस वालों के कैसे आएगा कि डीएन धनागरे के अनुसार इसकी विशेषताएं लिखो, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको 2 ही लाइन लिखनी है उसमें, लेकिन विशेषता पता होना चाहिए तभी तो लिखोगे आप। लिख लिया। पारिवारिक श्रम लिखो, एक एक को डिटेल्स लिखा देता हूं इसको। देखो, एक कृषक परिवार एक कृषक परिवार उपभोग और उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करता है। उपभोग तो मतलब खाने वाले, और उत्पाद मतलब पैदा करने वाले। उपभोग एवं उत्पाद की इकाई के रूप में एक कृषक परिवार मतलब किसान परिवार, कृषक परिवार उपभोग एवं उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करता है। आपने देखे होंगे कई किसान विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो केवल इतना ही गेहूं पैदा करेंगे जितना उनका साल भर चल जाए, करते हैं ना कई किसान। और कई किसान ऐसे ऐसे होते हैं कि ठीक है 10 एक बोरी तो हम रख लेंगे, बाकी 50 एक पैदा करते हैं तो 40 को हम क्या करेंगे, बेच देंगे। विद्यार्थी दो टाइप के होते हैं ना। एक किसान ऐसा होता है कि सरसों की खेती क्यों कर रहा है, वो खाने के लिए थोड़ी कर रहा है, तेल के लिए थोड़ी कर रहा है। एक बोरी तेल के लिए बहुत है हमारे, बाकी 9-10 बोरी जो भी होगी दूसरी उसको हम क्या करेंगे, बेचेंगे। तो ऐसे बेच रहा है तो वो उत्पादक हो गया, और खुद के लिए उपभोग करने के लिए उत्पादन कर रहा है तो वो लिमिटेड करता है उसी हिसाब से काम। कुल मिला के कृषि के ऊपर डिपेंड है ना पूरा परिवार। कृषक परिवार इसमें लिखो, परिवार पारिवारिक श्रम में ही कृषक परिवार श्रम का प्रबंधन करता है और उपभोग की आवश्यकता को पूरा करता है। उपभोग का मतलब खाने वाले। क्या लिखा, उपभोग की आवश्यकता को पूरा करता है। लिख लिया। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरी विशेषता लिखो इसकी, जीवन पद्धति कृषि। जीवन पद्धति के रूप में कृषि, जीवन पद्धति के रूप में कृषि। तो विद्यार्थी जो कृषक समाज होता है उसमें उनकी आजीविका का साधन ही क्या है, कृषि है। लिखिएगा, कृषक समाज में कृषक समाज में कृषि ही आजीविका का प्रमुख साधन है। आजीविका का प्रमुख साधन है जो भाई किसान अगर खेती करेगा जब भी तो खाएगा और अन्य आवश्यकताओं को पूरी करेगा। आजीविका का मुख्य साधन है जो कि कृषक की उपभोग, उपभोग का मतलब खाने के लिए पैदा करता है ना, कृषक की उपभोग तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करती है। अब देखिएगा, जो किसान होते हैं, जो कृषक होते हैं, वो अपनी जो परंपरागत जो उनकी संस्कृति है उसका भी अनुसरण करते हैं। अपने पिताजी दादाजी जो करते थे वही काम हम कर रहे हैं। वो जो कल्चर को अपनाते थे, भाई जब भी हल चलाएंगे तो पहले पूजा पाठ करेंगे, वो करेंगे, जो भी सारी चीजें होती है। तो अब उससे जो नई पीढ़ी आ रही वो भी यही काम करती है फिर। अगला लिखो, परंपरागत संस्कृति को बनाए रखना। समझ गए होंगे इस बिंदु को आप, परंपरागत संस्कृति को बनाए रखना। विशेषता लिखाई थी ना मैंने आपको, तीसरी विशेषता है, लिखिएगा इसमें, कृषक समुदाय की कृषक समुदाय की अपनी विशेष
परंपरागत संस्कृति है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। लिख लिया? अब लिखो चौथा पॉइंट, कमजोर स्थिति। ये किसके अनुसार विशेषताएं लिखा रहा हूं मैं? क्या लिखा था? टी सेनिन के अनुसार 4 विशेषताएं हैं, और इसकी लास्ट विशेषता कौन सी लिखी है आपने? कमजोर स्थिति। लिखो, कृषक समाज की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। समझ जाओगे ना? तो 4 विशेषताएं इसकी होगी। लिख लिया? रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार विशेषताएं थोड़ी लिखाई मैंने, नहीं लिखाई। देखो, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार विशेषताएं, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार विशेषताएं, 5 विशेषताएं बताई विद्यार्थी। कितनी बताई? 5। पहली विशेषता लिखो, कृषक समाज, कृषक समाज अपेक्षाकृत एक समरूप समाज है। कृषक समाज अपेक्षाकृत एक समरूप समाज है। लिख लिया? दूसरी विशेषता लिखो, कृषक समाज के सदस्य, कृषक समाज के सदस्य अपना जीवन यापन, अपना जीवन यापन भूमि को जोत कर एवं उस पर नियंत्रण रखकर करते हैं। नियंत्रण रखकर करते हैं। लिख लिया? कितनी विशेषता होगी? तीसरी लिखो, कृषक समाज में स्त्रीकरण का अभाव होता है। ऐसा नहीं सेठ जी के नीचे नौकर, नौकर के नीचे नौकर, फिर नौकर के नीचे, ऐसा नहीं होता। सारे काम करते हैं वहां तो, पिताजी और माता जी, बहन भाई और सब काम करते हैं कि नहीं करते? सब बराबर। देखते हैं कौन आगे निकलता है ना? चाहे बुआई हो, चाहे कटाई हो, चाहे पिलाई हो। चौथा पॉइंट लिखो, कृषक समाज नगरों ऑब्लिक कस्बों के कुलीन वर्ग से भिन्न है। कृषक समाज नगरों ऑब्लिक कस्बों के कुलीन वर्ग से भिन्न है, यद्यपि यह उनके अनेक क्षेत्रों में प्रभावित होता है। देख लिया? कितनी विशेषता होगी? 4। 5 विशेषता लिखो, आर्थिक आधार पर कृषक समाज, आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से भिन्न है।
देखो हमने डी धनाग्रे के अनुसार लिख लिया, 3 विशेषताएं बताई है। टी सेनिन ने 4 बताई है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने 5 बताई है, और एक और विद्वान है जिसका नाम है डेनियल थार्नर। डेनियल थार्नर ये 3 विशेषताएं बताते हैं विद्या। कितनी बताते हैं? 3 विशेषताएं। इन्होंने बताया कि कृषक समाज में 3 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। क्या बताया इन्होंने? 3 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। कौन कौन सा? कुछ किसान ऐसे होते हैं मालिक, पहला लिखो मालिक, दूसरा किसान, और तीसरा मजदूर। आगे मैं वैसे बड़ा मतलब सामान्य जानकारी दे देता हूँ आपको। मालिक का मतलब तो क्या है, जैसे माना कि मैं मेरी भूमि है खुद की, तो मैं खुद खेती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजदूर लगा के खेती करवा रहा हूँ, तो मैं मालिक तो हुआ ना, मालिक कृषक हुआ मैं। और एक उसमें मैंने मजदूर लगा दिए। एक ऐसा किसान होता है जो खुद की खेती मतलब खुद की जगह जमीन होती है, खुद ही खेती करता है, तो वो किसान हो गया। एक ऐसा होता है जिसके खेत खुद का नहीं है, लेकिन वो खेत में काम कर रहा है। मजदूर गया ना काम करने, माना कोई मजदूर के जिसके पास खेत नहीं है लेकिन मेरे पास काम आ रहा है, करना तो कृषि का काम ही तो कर रहा है वो, तो उसको क्या कहते हैं हम? मजदूर कहते हैं। समझ गए? तो ये होगी इसकी विशेषता है। हेडिंग डालो, कृषक समाज का वर्गीकरण। कृषक समाज का वर्गीकरण। कृषक समाज का वर्गीकरण लिखिएगा। डॉक्टर रामकृष्ण मुखर्जी, डॉक्टर रामकृष्ण मुखर्जी ने कृषक समाज के या कृषक समाज को 3 वर्गों में बांटा है। कितने में बांटा है? 3 वर्गों में बांटा है। पहला, प्रथम वर्ग। पहला कौन सा? प्रथम वर्ग। देखो इस वर्ग में जमींदारों जमींदारों और निरक्षक किसानों, जमींदारों और निरक्षक किसानों को उच्च स्थान प्राप्त होता है। लिख लिया? दूसरा लिखो द्वितीय वर्ग, या दूसरा वर्ग लिख लो, द्वितीय वर्ग लिख लो, बात एक ही। द्वितीय लिखो, दूसरा लिखो, बात एक ही है ना। लिखो इस वर्ग में इस वर्ग में आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर किसान या कृषक आते हैं। लिख लिया? लिखो इसमें कारीगर और व्यापारी, कौन से? कारीगर और व्यापारी भी शामिल है। इसमें कारीगर और व्यापारी भी शामिल है, जो कि आंशिक रूप से जो कि आंशिक रूप से कृषक पर निर्भर होते हैं।
कुल मिला के बात ये विद्यार्थी, वैसे बताऊं मैं, इसमें बड़े किसान आ जाते हैं, जमींदार आ जाते हैं, इसमें छोटे किसान आ जाते हैं, और इसमें केवल वो आ जाते हैं जो केवल खेती मतलब मजदूरी करने जाते हैं खेतों में। तृतीय वर्ग में लिखो विद्यार्थियों, इस वर्ग में श्रमिक और अन्य दूसरे काम करने वाले व्यक्ति आते हैं। श्रमिक और अन्य दूसरे काम करने वाले व्यक्ति आते हैं। ये वर्गीकरण किसके अनुसार था विद्यार्थियों? राधा कृष्ण मुखर्जी के अनुसार था, ध्यान रखना। 3 प्रकार का बताया उसने, प्रथम श्रेणी, द्वितीय सॉरी प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। इसको दूसरा वर्ग कहते हैं, उसको तीसरा वर्ग कहते हैं। अब आंद्रे बेते ने 3 वर्ग बताए विद्यार्थियों। अगला लिखो, आंद्रे बेते ने भारतीय कृषक समाज की 3 श्रेणियां बताई है। अरे भाई वर्गीकरण कर रहे हैं ना हम कृषक समाज का, तो पहले तो वर्गीकरण किसके अनुसार किया था? आर के मुखर्जी के अनुसार। अब वर्गीकरण किसके अनुसार कर रहे हैं हम? आंद्रे बेते के अनुसार। तो आंद्रे बेते ने भारतीय सॉरी कृषक समाज का 3 वर्ग बताया है, या 3 श्रेणियां बताई है। लिख लिया? पहला लिखो मालिक, पहला कौन सा? मालिक। दूसरा किसान, और तीसरा मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग 3 वर्ग बताए ना इसने, ये श्रेणियां बताई। 3 वर्ग हो गए, मालिक, किसान और मजदूर वर्ग। ठीक है, इसी के साथ कृषक समाज कंप्लीट हो गया। आज हमने इस लेक्चर में विद्यार्थियों जनजाति समाज के बारे में पढ़ा और कृषक समाज के बारे में पढ़ा। दोनों समाज क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।